अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ स्केलेटन इन एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा था जो सपोर्ट है उसमें कोई स्केलेटन वकेलेटन नहीं होता, ठीक है। ये वाला जो फीचर है ये अल्लाह ताला ने स्पेशल एनिमल्स को ही दिया हुआ है, स्पेशल एनिमल्स को ही दिया हुआ है। सो एनिमल्स के अंदर स्केलेटन की जो पहली टाइप है आज हम वो स्टार्ट करेंगे। लें जी, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्केलेटन है वो प्रोटोजोआ के अंदर एक सिंगल सेल से सिक्रीट होता है। मल्टी सेलुलर के अंदर उसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स अलग से मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एक लाइन लिखी हुई है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि मुझे बताएं हाइपोनेस्टी के अंदर कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। कल के टॉपिक से एक क्वेश्चन है कि हाइपोनेस्टी के अंदर कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। तीन तरह के स्केलेटन है बच्चों, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सबसे पहले हमारा ये स्केलेटन स्टार्ट होगा। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रो मीन पानी, पानी रुका हुआ पानी होता है उनकी बॉडी के अंदर, वो स्केलेटन के तौर पे कैसे एक्ट करता है। इसको समझने से पहले एक मिसाल देता हूँ आपको। बैलून से बच्चे खेलते होते हैं, गुब्बारों से ना। गुब्बारे के अंदर जब पानी भर देते हैं ना तो गुब्बारे को सपोर्ट मिलती है और आप रख के दूसरे के ऊपर निशाना मारते हैं बैलून्स के साथ। लेकिन अगर बैलून के अंदर आपने पानी नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा, हवा भरी है, तो उस गुब्बारे में, बैलून में इतनी सपोर्ट नहीं होगी कि वो मूव करके दूसरे को जाके लग सके। आप जितनी मर्जी जोर लगा के उसको फेंकें वो वहीं गिर जाएगा। एम आई राइट और नॉट? मैं सही कह रहा हूँ ना? यस और नो? जब आप बैलून के अंदर पानी भरेंगे और फिर अगर उसको निशाना लगाएंगे तो वो दूर तक जाएगा, मूवमेंट करेगा प्रॉपर, उसको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन जब आप उसके अंदर हवा भर देंगे या कुछ भी नहीं भरेंगे तो फिर आप जितनी मर्जी फोर्स के साथ उसको फेंकें वो वहीं गिर जाएगा, ठीक है। क्या रीज़न है बच्चों इसकी? क्या रीज़न है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों याद रखो, इसकी रीज़न वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है जिसकी वजह से सपोर्ट मिल रही है बैलून को, ठीक है। वो पानी जो बैलून के अंदर आपने भरा है वो पानी उस बैलून को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे स्केलेटन को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। लेकिन यहाँ पानी के बजाय फ्लूइड हो सकता है, कोई ना कोई फ्लूइड हो सकता है। मसलन आपके बुक के मुताबिक फ्लूइड फील्ड कैविटी होगी, फ्लूइड फील्ड कैविटी, वो कैविटी फ्लूइड से भरी हुई स्केलेटन के तौर पर एक्ट करेगी, मतलब वो सपोर्ट देगी उस जानवर को। जिस जानवर की कैविटी के अंदर पानी भरा हुआ होगा उसको वो सपोर्ट देगी। इसमें कैविटी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी भी हो सकती है और उसके अलावा स्वेलम कैविटी भी हो सकती है। सो कैविटी का नाम आप याद कर लें। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसके अलावा जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उससे रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजे में हरकत होती है। इसकी एग्जांपल निडेरियंस है। निडेरियंस की एग्जांपल में सी एनमन वगैरह आता है, सी एनमन, जेलीफिश। और उसके अलावा एनालिड्स हैं, एनालिडा फाइलम आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। इसकी सबसे मशहूर एग्जांपल अर्थवर्म है। ये मशहूर जो है ना हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन वाले एनिमल्स हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। पानी से मुराद फ्लूइड भरा हुआ होता है। स्लोएम कैविटी बेटे फर्स्ट ईयर में पढ़ाई थी, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बॉडी के अंदर कैविटी होती है, ठीक है। बॉडी के अंदर कैविटी होती है, उसके अंदर पानी भरा होता है, बस ये याद रखें। फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी बहुत बड़ी डिटेल्स है। अच्छा, अब इसकी पहली एग्जांपल सी एनमन है। इसको बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। सी एनमन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा। सी एनमन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है
जी ये कैविटी का नेम है। सी एनिमल के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, समुद्री पानी, जिसकी वजह से उसके अंदर जो है ना वो सपोर्ट आती है। जिस वक्त समुंदर का पानी, समुंदर का सी एनिमल चूंकि समुंदर में रहता है, जिस वक्त समुंदर का पानी सी एनिमल में फिल हो जाता है, भर जाता है, ये अगर आपके पास सी एनिमल है, सी एनिमल के यहाँ पे आपको पता है मसल्स हैं, सपोज ये क्या है, मसल्स हैं, और इसके अंदर जो है ना ये फ्लूइड भरा हुआ है, ये सारा क्या है जी, फ्लूइड है। ठीक है, जिस वक्त ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, तो अंदर वाले फ्लूइड के ऊपर प्रेशर आएगा ना। अगर अंदर फ्लूइड तो इसकी बॉडी तो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाती। सो फ्लूइड की वजह से इसकी बॉडी अपराइट मेंटेन रहती है, इसको रेजिस्टेंस मिलती है, ये बॉडी खराब नहीं होती। सो ये फ्लूइड जो है ना मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रेशर आएगा उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और इसकी बॉडी जो है ना वो अपराइट मेंटेन रहेगी। इसी तरह अर्थवर्म के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, अगर आप लोगों ने देखा हो अर्थवर्म की जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है ऐसे। इन सेगमेंट्स को सेप्टा सेपरेट करता है, ये सेप्टा है, ये सेप्टम इससे अलग हुआ और ये दोनों इसके जरिए अलग हुए। बीच में दीवार, ये जो दीवारें हैं ना, इन दीवारों को हम सेप्टा कहते हैं, सिंगुलर सेप्टम, ये सेप्टम है। ठीक है, ये सेप्टम है जिससे दोनों अलग होते हैं। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। और ये जो अर्थवर्म की दीवार है ना, इसमें दो तरह के मसल्स होते हैं, इस दीवार में दो तरह के मसल्स होते हैं, मसल्स सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। सर्कुलर कौन से होते हैं? सर्कुलर मसल्स ऐसे होते हैं जो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं, सर्कुलरली बॉडी में अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, ये सर्कुलर मसल्स हैं जो सर्कुलर फॉर्म में बॉडी की वॉल में अरेंज हुए होते हैं, उनको सर्कुलर कहते हैं। और जो लंबाई के रुख में अरेंज हुए होते हैं, लंबाई के रुख में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहलाते हैं। उनको कैसे मेंशन करना है? ये लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं, चेक करें ऐसे, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब आप एक बात बताएं मुझे कि जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? सर्कुलर मसल्स को ध्यान से देखें, सर्कुलर सर्कल्स की फॉर्म में है। अगर ये अर्थवर्म है और इसके सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी लंबी हो जाएगी या छोटी हो जाएगी? जल्दी से बताएं, बॉडी लंबी हो जाएगी या छोटी, मतलब एलोंगेट होगी या शॉर्ट हो जाएगी? सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी कैसी होगी? जल्दी से बताएं। हाँ जी, तो याद रखें सर्कुलर मसल्स, शाबाश, कैसी हो जाएगी बॉडी? एलोंगेट। जब बॉडी सर्कुलर मसल्स बॉडी के कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना, सर्कुलर, बॉडी पतली और लंबी हो जाएगी, पतली और लंबी। मसलन अगर ये अर्थवर्म है, ठीक है, इसके सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये ऐसी हो जाएगी। ठीक है, चेक करें, फर्क समझ आया? बॉडी लंबी, थोड़ी सी लंबी करें ताकि पता चले भाई लंबी हुई है। हाँ जी, फर्क समझ आया? सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी कैसी हो गई है, चेक करें। सर्कुलर है ना, सर्कुलर गोल वाली डायरेक्शन में होते हैं, बॉडी लंबी हो गई है और क्या हो गई है? पतली। सर्कल छोटा हो गया, सर्कल वाकई छोटा हो गया, लेकिन लंबाई बॉडी की, जिस तरह हम बबल चबाते हैं ना, बबल को जब हम खींचते हैं तो वो पतली और लंबी हो जाती है। यह काम सर्कुलर मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से होता है। ठीक है, इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से। अब ये बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है ना, वो इसके लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि बॉडी श्रिंक ना हो जाए, मेंटेन रहे। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? हाँ जी, ये जो लंबाई वाले मसल्स हैं, जब लंबाई वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? चेक करें। तो मेरा ख्याल है अब आपको समझ आ गई है, लंबाई वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी छोटी और मोटी हो जाएगी, शॉर्टन्स, लेकिन उसका डायमीटर सर्कल बढ़ जाएगा, बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से सर्कुलर दोबारा रिलैक्स हो जाएंगे। सो इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से बॉडी वापस शॉर्टन हो जाएगी।
इसकी मिसाल बबल जैसी है, बबल जैसी। बबल को जब हम लंबा करते हैं तो वो पतली हो जाती है, जब बबल छोटी होती है तो मोटी हो जाती है। बचपन में सारे करते रहे हैं ना, सबको पता है। इससे क्या होता है, अर्थवर्म ऐसे मूव करता है, मोटा लंबा, ठीक है। जिस टाइम वो छोटा हो जाता है तो मोटा हो जाएगा, सर्कुलर मसल रिलैक्स, लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट, फिर लंबा हो जाएगा, ठीक है, फिर वो शॉर्ट हो जाएगा, फिर लॉन्ग हो जाएगा, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। तो ये मूवमेंट जो है ना इन मसल्स की वजह से है, लेकिन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने से इस अर्थवर्म की बॉडी रेजिस्टेंट रहती है। उसकी वजह इसके अंदर मौजूद फ्लूइड है जिसको अर्थवर्म में फिल किया हुआ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स के बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है तो बॉडी मेंटेन रहेगी, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। उसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड। हर सेप्टम में फ्लूइड भरा हुआ है। इज इट क्लियर स्टूडेंट? तो ये देखें, ये वाली मूवमेंट है, ठीक है। ये लंबा अर्थवर्म है, एलोंगेटेड है, ये शॉर्ट हो गया कॉन्ट्रैक्शन से लॉन्गिट्यूडनल मसल के। अब सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर लंबा हो जाएगा, अब लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्ट होंगे फिर ये छोटा हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलर की, फिर कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल की, फिर कॉन्ट्रैक्शन सर्कुलर की, फिर कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गिट्यूडनल की, इसको मूव करवाते चले जाएंगे। सो इनका स्केलेटन इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि जब इनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो रही हो तो इनकी बॉडी मेंटेन रहे, ठीक है। प्रेशर फ्लूइड पे ही आएगा ना तो वो इनको मेंटेन रखेगा। ले बच्चों, नेक्स्ट हमारा स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर होता है, एक्सो मीन बाहर, ऐसा स्केलेटन जो बॉडी के बाहर हो और इसके अंदर वाली साइड पर इंटरनल ऑर्गन्स हो, इंटरनल मसल लगे हुए हो। आउटर कवरिंग, इट इज अ hardened outer covering, hardened outer covering होती है ये, ठीक है बच्चों। और इसके जो मसल्स हैं वो अंदर होते हैं, अंदर। मसलन हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है ना, हमारी हड्डी अंदर होती है, हड्डी के ऊपर गोश्त होता है, मसल लगे होते हैं। लेकिन इनकी बॉडी के अंदर शेल बाहर होगा, कवर बाहर होगा, स्केलेटन बाहर होगा और मसल अंदर होंगे। उल्टा है। ये आमतौर पर इनर्ट भी होता है, इनर्ट होता है और नॉन लिविंग होता है। ये बात आप लोगों ने भूलनी नहीं है, मैं आपसे पूछूंगा थोड़ी देर बाद कि एक्सोस्केलेटन लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। और ये बनता कैसे है, ये एनिमल की एक्टोडर्म से बनता है, बाहर वाली लेयर, ठीक है। इट इज फाउंड बाय एक्टोडर्म या सिक्रीटेड बाय, चूंकि ये बाहर है तो ये बाहर वाली लेयर से ही सिक्रीट किया जाएगा, सिक्रीटेड बाय एक्टोडर्म। एक्टोमीन बाहर वाली जो लेयर है। जब बॉडी बन रही होती है ना तो बॉडी की 3 लेयर होती हैं, बाहर वाली, दरमियान वाली, अंदर वाली। बाहर वाली लेयर से ये सिक्रीट होता है। एग्जाम्पल बड़ी प्यारी है जी इसकी, 2 एग्जाम्पल हैं, मोलस्का और इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपोड। एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, कमेंट करें सारे लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 मोलस्कन्स, ठीक है। सारे लोग एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल का नाम मेंशन करें सारे लोग, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक, बेटे वो तो फ्लूइड है ना, उसमें तो लिविंग नॉन लिविंग का चक्कर ही कोई नहीं है, फ्लूइड है वो तो, ठीक है। उसमें तो वो स्केलेटन उस तरह का है ही नहीं जैसे ये है, वो तो पानी है सिर्फ। मोलस्कन्स हैं और दूसरी एग्जाम्पल इसकी आर्थ्रोपोड है। हाँ जी बच्चों, देयर आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, मशहूर मोलस्कन्स और आर्थ्रोपोड्स। ले जी, अब मैं आपको एक कीड़ा बना के दिखा दूं कि कीड़े आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ठीक है। इस कीड़े का, ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कीड़ा है, ये कीड़ा है सपोज, इस कीड़े का ये एक्सोस्केलेटन है। इस एक्सोस्केलेटन को मैं बड़ा करके दिखाने लगा हूं, ठीक है, ठीक है जी। इसको मैं बड़ा करके HD के अंदर दिखाने लगा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा। एक्सोस्केलेटन की ना लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को हमने स्टडी करना है। सबसे बाहर वाली जो लेयर एक्सोस्केलेटन की होती है बच्चों, वो बारीक सी लेयर होती है। वो किस चीज की बनी होती है वो भी आपको बताएंगे बच्चों। ये बाहर वाली लेयर है, इस लेयर का नाम एपिक्यूटिकल होता है। एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एक्सोस्केलेटन की, उसको एपिक्यूटिकल कहते हैं। और ये बहुत बारीक सी होती है, ये बहुत बारीक सी होती है। और ये किस चीज की बनी होती है? ये वैक्सिस की बनी हुई होती है। वैक्सिस की यानी ऐसी चीज की जो कि पानी कंडक्ट नहीं करती, वाटर प्रूफ है। सबको मैंने बताया हुआ है वैक्स वाटर लिपोप्रोटीन, वैक्सी लिपोप्रोटीन की ये बनी हुई होती है। इसी वजह से ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। टाइप्स नहीं है बेटे, एग्जाम्पल है शाहिद साहब, ये एग्जाम्पल है, टाइप्स नहीं है। ये सबसे बाहर वाली लेयर है। अंदर वाली जो चौड़ी बल्क लेयर होती है, बल्क वाली जो लेयर होती है, ज्यादा वाली जो चौड़ी लेयर होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं प्रोक्यूटिकल। वो इनर होती है, इनर प्रोक्यूटिकल। ये बल्क में है, मीन ज्यादा चौड़ी है। यह किस चीज की बनी हुई होती है? इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें मौजूद हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर मौजूद होती है वो काइटिन और प्रोटीन मौजूद है। काइटिन सबको पता है पॉलीसैकेराइड होती है, और काफी ज्यादा प्रोटीन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। इनर प्रोक्यूटिकल किस चीज की बनी हुई है? काइटिन। अच्छा, अब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो कीड़े मकोड़ों का एक्सोस्केलेटन होता है ना, शाइनी शाइनी सा होता है, शाइनी। चींटियों को देख लें, शाइन कर रही होती हैं। वो शाइन क्यों कर रही होती हैं बच्चों? वैक्स की वजह से। वैक्स होती है उनकी बॉडी के बाहर वाली लेयर में। और हमने एक जगह पढ़ा था फर्स्ट ईयर में कि एक्सोस्केलेटन के अंदर काइटिन भी है। अब आप कई जगहों पे मैंने सुना बच्चे परेशान होते हैं कि एक्सोस्केलेटन में वैक्स है या काइटिन है। तो आज पता चला वैक्स भी है, काइटिन भी है। वैक्स बाहर वाली लेयर में है और जो काइटिन है वो अंदर वाली लेयर में है। काइटिन वाली जो लेयर है उसकी मजीद दो पार्ट्स होते हैं, एक इतना पार्ट है और एक इतना पार्ट है। बाहर वाले प्रोक्यूटिकल के हिस्से को कहते हैं एक्सोक्यूटिकल। ये बुक में अच्छी तरह नहीं लिखा हुआ, लिहाजा आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा बच्चों। ये एंडोक्यूटिकल है, एक्सो और एंडो, ये मजीद दो पोर्शंस होते हैं किस चीज के? प्रोक्यूटिकल के। सो ये बच्चों मेंशन करो, प्रोक्यूटिकल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्सो एंड एंडोक्यूटिकल। हाँ जी, दो लेयर्स हैं, एक लेयर एक्सोक्यूटिकल और उसके अंदर वाली लेयर एंडोक्यूटिकल। हाँ जी सर, हाइड्रोस्केलेटन, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, बेटे मैंने कितनी मरतबा बताया है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन तो है ही पानी, उसमें लिविंग नॉन लिविंग का चक्कर ही कोई नहीं है। वो स्केलेटन के तौर पे हमें नजर ही नहीं आता, वो तो पानी भरा हुआ है अंदर। हाँ जी, प्रोक्यूटिकल इज डिवाइडेड इनटू एंडो, अंदर वाली क्यूटिकल, और एक्सो, ये बॉडी की ऊपर अल्लाह ने कवर चढ़ाया हुआ है। अब लोग अपने मोबाइल पे कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, बुक्स पे कवर चढ़ाते हैं। सो अल्लाह ताला ने कीड़े के ऊपर कवर चढ़ाया हुआ है एक्सोस्केलेटन की फॉर्म में। वो जो आउटर कवर है, उस कवर की मजीद कितनी ज्यादा लेयर्स आपको मैंने बताई। इसके नीचे जो लेयर्स होती है वो सेल्यूलर लेयर होती है। यहां तक किसी भी लेयर में सेल नहीं थे, इसीलिए हमने इसको नॉन लिविंग करार दिया। एक्सोस्केलेटन में ये एक्सोस्केलेटन कंप्लीट हो गया। इसके नीचे अब हाइपोडर्मिस की लेयर स्टार्ट हो गई है। हाइपोडर्मिस ये जानवर की वॉल की अपनी लेयर है। इसके अंदर बच्चों ग्लैंड्स भी लगे हुए होते हैं, ग्लैंड्स वगैरह भी लगे हुए होते हैं, जिनको हम हाइपोडर्मल ग्लैंड्स कहते हैं। इस ग्लैंड से ही ये वाली चीजें सिक्रीट होती हैं, वैक्स, लिपोप्रोटीन, काइटिन, सबको पता है ना बच्चों, ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। सो एनिमल की बॉडी में हाइपोडर्मिस की जो लेयर है उससे ही एक्सोस्केलेटन सिक्रीट होता है, ठीक है। और ये जो प्रोक्यूटिकल है ये मजीद हार्ड किस वजह से होता है? फर्दर ये हार्ड होता है स्क्लेरोटाइजेशन और कैल्सीरोटाइजेशन से, ठीक है। ये जो अंदर वाला प्रोक्यूटिकल है
इट इज फर्दर हार्डन। ये वाला जो है इसको अब कहाँ पे लिखें, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये फर्दर हार्ड होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्लेरोटाइजेशन, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो चीजें इसको मजीद हार्ड बनाती हैं। स्क्लेरोटाइजेशन का लफ्जी में आप डिक्शनरी में मतलब चेक करें, इसका मतलब होता है सख्त हो जाना। स्क्लेरोटिन प्रोटीन सख्ती देने वाली प्रोटीन होती है। और अगर आपको थोड़ा सा दिमाग में सोचने का वो मौजूद हो मादा, तो सोचे स्क्लेरन कायमा सेल पौधों में सख्ती पर प्रोवाइड कर रहे थे। सो स्क्लेरो का मतलब ही सख्ती प्रोवाइड करना होता है, सख्त, स्क्लेरो। सो इंग्लिश में स्क्लेरो का लफ्ज ही सख्ती के लिए है। सो ये वाली जो लेयर है जिसको हम प्रोक्यूटिकल कहते हैं, ये मजीद सख्त होती है बाय स्क्लेरोटाइजेशन, या फिर इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बीच में लगा हुआ होता है जो इसको सख्त करता है। आप सबको पता है कैल्शियम सख्ती के लिए होता है। स्क्लेरोटाइजेशन में स्क्लेरोटिन प्रोटीन है जो बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सख्त करने वाले, ये यहाँ पे खाली ये लिखा हुआ है कि सेवरल प्रोटीन है, वो प्रोटीन सख्ती देती हैं तो वो स्क्लेरोटाइजेशन कहलाएगा। और कैल्शियम भी सख्ती देता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी सख्ती प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। सो ये लेयर्स एक्सोस्केलेटन की हैं, जिनका एक्सोस्केलेटन सख्त होता है उनमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा होता है। अब मोलस्का की एग्जांपल में आपको बुक में कहा गया है कि सबसे सिंपलेस्ट जो एक्सोस्केलेटन है ना वो मोलस्का का है, सिंपलेस्ट। वो शेल है मोलस्का का। सबको पता है बच्चों, फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि मोलस्कन जो होते हैं ना, मसलन स्नेल, उनका शेल सबसे सिंपलेस्ट एक्सोस्केलेटन है, शेल है। और उसके अलावा बाइवेल्विया के दो शेल होते हैं, बाई मीन दो। स्नेल का भी शेल, स्नेल का एक शेल होता है, बाइवेल्विया के दो शेल होते हैं। ये मिसालें हैं, मोलस्का की मजीद मिसालें आपको बता रहा हूं। और जिनके शेल्स में कैल्शियम कार्बोनेट कम होगा या खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, उनका वेट आपसे पूछता हूं, लाइटर हो जाएगा या हैवियर हो जाएगा। अगर स्नेल के शेल में से, जो गार्डन स्नेल होता है, ये जानवर है, गार्डन में नजर आता है, मोलस्का से ताल्लुक है इसका। अगर इसके स्केलेटन में से कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो जाए तो बताओ ये लाइट वेट हो जाएगा या हैवी वेट हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी बच्चों जल्दी से बताओ, आंसर नहीं अभी तक आया आपको। अगर मैं कहूँगा स्नेल के एक्सोस्केलेटन में से कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो लॉस हो गया, ठीक है, हार्ड मिनरल्स कम हो गए हैं, कैल्शियम कम हो गया, हार्ड मिनरल्स लॉस हो गए हैं, तो हार्ड मिनरल, कैल्शियम भी मिनरल है ना, मिनरल्स के कम होने से क्या होगा? लाइट हो जाएगा, बिल्कुल लाइट हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्नेल और बाइवेल्विया के जो शेल्स होते हैं ना, उनमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, लेकिन लैंड स्नेल जो है ना वो आमतौर पर मिनरल्स को लॉस कर देता है और वो लाइटर हो जाता है। बाकी ये जो मोलस्का का शेल है ये आमतौर पर ग्रो हो सकता है, मोलस्का का शेल आमतौर पर ग्रो हो सकता है। और जो मोलस्का के सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं, एक और क्वेश्चन है आपके, जो मोलस्का के सॉफ्ट पार्ट्स होंगे, मतलब एक मोलस्कन एनिमल है, उसका शेल तो एक्सोस्केलेटन है, शेल तो उसका एक्सोस्केलेटन है। अगर मोलस्का का कोई हिस्सा ऐसा है, कोई बॉडी पार्ट ऐसा है जो बहुत नर्म है, तो उस नर्म हिस्से में कौन सा स्केलेटन होगा? सोचें, उस नर्म हिस्से में कौन सा स्केलेटन होगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, आर्थ्रोपोड में ग्लैंड्स को रिपीट कर दे, मैंने ग्लैंड्स का बताया ही नहीं है, मैंने बस ये बताया ग्लैंड होते हैं, इनका फंक्शन कल बताऊंगा, ठीक है। ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं ना, चीजें सिक्रीट करते हैं ये। हाँ जी, कौन सा होगा? वेरी गुड, हाइड्रोस्टैटिक। इसका मतलब मोलस्का में दो तरह का स्केलेटन है, जो उनका शेल है, जो उनका शेल होता है, शेल वो एक्सोस्केलेटन होता है, और जो नरम हिस्से होंगे उनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होगा, ठीक है, वेरी गुड।
साथ कह रहा नो स्केल्टन, नहीं नहीं बेटे, नो स्केल्टन नहीं, हाइड्रोस्टैटिक। हाँ जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? ले जी, आज आपको मैंने ये बताया कि मोलस्का में सिंपलेस्ट जो है ना वो एक्सोस्केल्टन है। आर्थ्रोपोड में कॉम्प्लेक्स किस्म का एक्सोस्केल्टन होता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड में कॉम्प्लेक्स किस्म का, तो आपने लर्न करना पेज नंबर 29 के एंड तक, हाइड्रोस्टैटिक स्केल्टन एज वेल, पेज नंबर 29। अगले पेज से आर्थ्रोपोड का कॉम्प्लेक्स स्केल्टन स्टार्ट हो रहा है, वो आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये बना लें, सब बना लिया बच्चों। देखें ये वाली डायग्राम बुक में नहीं बनी, बुक पे बना लें, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है ना वो जब आप देखेंगे ना डायग्राम में तो आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या मैंने सही कहा? जो चीज़ बुक में लिखी हुई है वो अगर बना के दिखा दी जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा क्लियर होता है या नहीं होता है या नहीं? इसका जवाब दें। अगर डायग्राम में क्लियरली बना दी जाए हर चीज़ तो बताओ ज़्यादा क्लियर होता है या नहीं?